हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गुरु कृपा। अब हम लोग आपसे एक नए चैप्टर के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जिसका नाम है आपका क्या, रे ऑप्टिक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स से सवाल पक्की बात है कि आपके पेपर में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन जो टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन क्या है, कम है। तो मैं क्या करूंगा, चैप्टर को जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाऊंगा और आप लोग जल्दी जल्दी से मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्शन? सबको पता है रिफ्लेक्शन मतलब क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ द रे इन द सेम मीडियम। अगर कोई रे किसी सरफेस पे टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कितने लॉज होते हैं? दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था, याद है आपको? यस, फर्स्ट लॉ क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सबको पता है। तो देखो, अगर मैं अपने थोड़ी सी एक बार वापस बात करूं फर्स्ट लॉ के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे कि देखो लॉ नंबर 1 जो हमारे पास था वो क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से क्या है, ये आपके पास एक ये प्लेन मिरर है। तो ये मान लो कि आपके पास क्या है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के ऊपर मान लो कि हम लोगों ने यहाँ से इस तरह से ऐसे एक ये लाइट इंसिडेंट की। तो ये जो हमने लाइट इंसिडेंट की इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये हमारा कहलाएगा क्या, इंसिडेंट रे। अब मुझे एक बात बताओ, ये लाइट रे यहाँ पर आकर क्या करेगी, क्या करेगी? अरे सर, ये वाली लाइट रे यहाँ पे आके क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रही है तो रिफ्लेक्शन करेगी। तो क्या आपको नॉर्मल बनाना आता है क्या? आता है। अच्छा, कैसे बनेगा नॉर्मल? यस सर, कैसे बनेगा? इस सरफेस ऐसे, तो नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल कैसे बनेगा, ये नॉर्मल हमारे पास इस तरह से ऐसे ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने नॉर्मल बना दिया। तो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं इंसिडेंस एंगल कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्या, इंसिडेंस एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब ये लाइट रे यहाँ पे आके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होकर वापस किधर जाएगी, तो ये वापस इस तरफ ऐसे चली जाएगी। तो ये वाली जो लाइट रे होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो हम सबको पता है कि हमारा ये लॉ क्या कहता है कि एंगल आई विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल आर। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो चलो सबको ये वाली बात तो सबको पता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ बातें क्या है हाईलाइट करना चाहता हूँ, कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाली आपके पास क्या है, ये वाली इंसिडेंट रे है और ये वाली आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये इन दोनों के बीच में ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने के बराबर है, ये एंगल 2i के बराबर है। ध्यान से देखो, इसको जब अपन i बोल सकते हैं तो ये एंगल किसके बराबर है, 2i के बराबर है। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल किस तरह बिहेव करता है, एज एन एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि ये क्या करता है कि इन दोनों इस एंगल को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मल इज बिहेविंग एज द एंगल बाइसेक्टर। बोलो, बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक अपने लिए बात लिख सकता हूँ कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 2i एंड नॉर्मल बिहेव्स एज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये सबको पता रहता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट में क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एक बात बताओ यार दोस्त, अगर मान लो कि ये वाला एंगल मैं बोलूँ कितना है, फाई है, तो आप बता सकते हो क्या ये वाला एंगल कितना आने वाला है, कितना आने वाला है? एग्जैक्टली ये वाला एंगल भी क्या आएगा सर, फाई ही आएगा। क्योंकि सर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो ये आई है तो ये भी आई है, तो पीछे यहाँ पे ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस आई। तो इधर ये भी तो कितना है, 90 माइनस आई। तो आपने 90 माइनस आई को नाम क्या दिया है, फाई नाम दिया है। तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, फाई एंगल ही आएगा। तो ये एंगल भी क्या हो गया, फाई एंगल हो गया। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंगल को हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इस एंगल को, इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्या, ग्रेजिंग एंगल कहते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक लाइट रे मिरर, एक इंसिडेंट रे मिरर के साथ जो एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे भी वापस मिरर के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। बोलो, कोई डाउट इसमें? तो मैं हो सकता है कि आगे जाके टॉपिक में इस तरह से ऐसे हो, कभी मान लो कि मेरे पास इस तरह से ऐसे मिरर आए और मान लो कि ये वाली रे इस तरह से ऐसे आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये एंगल कितना है, 20 डिग्री है। तो मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा, ये ऐसे बना दिया और ये मैं सीधा लिख दूंगा 20 डिग्री। परेशान तो नहीं होंगे? हाँ, नहीं होंगे सर। तो हमें बात समझ में आ गई कि यार ये वाला क्या हो गया कि इंसिडेंट रे सरफेस के साथ, प्लेन मिरर के साथ जो एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी सरफेस के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई। ठीक है, चलो ये वाली बात भी हो गई है ना। इसी तरह से नेक्स्ट अब मान लो कि मैं अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करूं। मैं कहूं कि मान लो कि अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर सरफेस, a ray is incident normally on a plane mirror surface, then its reflection angle will be कितना हो जाएगा,
यस, रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार हम लोग बात करना चाह रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक प्लेन मिरर हुआ, इस प्लेन मिरर के ऊपर हम लोगों ने ये रे जो डाली, ये रे हमने कैसे डाली, इस तरह से ऐसे हमने ये वाली रे इंसिडेंट कर दी, ठीक है, इस तरह से रे इंसिडेंट कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली रे यहाँ पे आके क्या करेगी? सर ये वाली रे रिफ्लेक्शन करेगी, तो क्या आपको नॉर्मल बनाना आता है क्या? हाँ सर नॉर्मल बनाना आता है। कैसे बनाओगे नॉर्मल? सर नॉर्मल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल तो ऐसे बनेगा, तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो मुझे एक बात बताओ, इंसिडेंस एंगल कितना है? तो इंसिडेंस एंगल तो कितना है, 0 है। अच्छा अगर इंसिडेंस एंगल ही कितना है, 0 है, तो मुझे एक बात बताओ कि रिफ्लेक्शन एंगल फिर कितना आएगा? तो सर रिफ्लेक्शन एंगल भी तो 0 आएगा, क्योंकि ये लाइट रे वापस ऐसे ही चली जाएगी। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल के साथ एंगल कितना है, 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि इंसिडेंस एंगल 0, तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, 0। अब यहां से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, जो नीट तो 2018 में पूछी गई थी। ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा अच्छे से देखो। हम लोग क्या कह रहे हैं कि देखो, हम लोगों ने रे को इस तरह से हमने इंसिडेंट किया, वापस रे कौन से रास्ते गई, उसी रास्ते चली गई, ये वाली रे वापस उसी रास्ते चली गई। तो मैं आपसे पूछूं कि प्लेन मिरर के ऊपर लाइट रे को कैसे इंसिडेंट कराया जाए ताकि वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करे, बता सकते हो? तो आंसर क्या है, इट मस्ट बी इंसिडेंट नॉर्मली और इट्स इंसिडेंस एंगल विल बी 0। अगर आपने इंसिडेंस एंगल कितना रख दिया, 0 रख दिया, या फिर आपने उस रे को सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट कर दी, तो वो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो ध्यान रखना इस बात को कि अगर कोई बोले कि लाइट रे को अपने पाथ को रिट्रेस कराना है, किसी सरफेस पे किसी मिरर पे टकरा के लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करे, तो ध्यान रखना वहां पे इंसिडेंस एंगल कितना होगा, 0 होगा। या फिर मैं बोलूँ कि उस सरफेस पे वो लाइट रे कैसे टकराएगी, परपेंडिकुलरली टकराएगी, तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे आप अपने हिसाब से क्या करोगे, एक नोट डालोगे और नोट डाल के लिखोगे कि इफ इंसिडेंस एंगल इज 0 और रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस, देन it will retrace its original path। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, ये वाली बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई। इसी तरह से कई दफा बोला जाता है कि a ray is incident grazingly on a surface then reflection angle will be। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने सवाल में बोला कि a ray is incident grazingly on a surface then reflection angle will be। सबको समझ में आ गया होगा? यस, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अ रेज इंसिडेंट ग्रेजिंगली ऑन द सरफेस मतलब क्या हुआ कि वो सरफेस पे एकदम ग्रेज करते हुए टकरा रही, मतलब एकदम सरफेस के पैरेलल आते हुए क्या करती है, उसको टकराती है। तो जैसे मान लो कि ये जो लाइट है, ये लाइट रे मान लो कि इस तरह से ऐसे आ रही है, तो इस तरह से एकदम क्या कर रही है, सरफेस के इस तरह से ऐसे पैरेलल आ रही है, और अब यहाँ पे आके मान लो कि आगे क्या हो गई, टकरा गई। तो अब यहाँ पे आके टकरा गई, तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल कैसे बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल इस तरह से ऐसे बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, इंसिडेंस एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, ये रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल भी आपके पास कितना है, 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा था कि ग्रेजिंगली इंसिडेंस का मतलब क्या होता है। ग्रेजिंगली इंसिडेंस अगर कभी भी सवाल में आए तो आप समझ जाना कि वो ये कहना चाह रहा है कि वहां पे इंसिडेंस एंगल कितना रखा गया है, 90 डिग्री रखा गया है। तो इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री रखा है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। बोलो कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से लॉ नंबर 2 के बारे में बात करें, तो लॉ नंबर 2 आपका क्या था, यस लॉ नंबर 2 सबको पता होगा, क्या था आपका, हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि इंसिडेंट रे जो आपके पास क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे कॉमा कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, आर डॉट आर मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। बोलो बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। चलो, तो ये अपने हो गए क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बारे में बात हो गई। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो तो आपके लिए ये वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये और ये इसका ध्यान रखना मतलब, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो पॉइंट मैंने बीच में बोले आप रिवाइंड करके अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है ना। बोलो चलो, तो दोस्तों अब हमारे सामने 2 सवाल लिखे हैं, इन दोनों सवालों पे हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल है आपके। सबसे पहले देखो ये वाला एग्जाम्पल आप देखो, इसमें क्या लिखा है, फॉर दिस सिचुएशन शोन इन फिगर। तो आपके पास इस तरह से एक ये फिगर दे रखा है, फिगर में क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक स्फेरिकल मिरर दे रखा है, स्फेरिकल मिरर मतलब क्या, एक मतलब ये आपके पास क्या स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस कितनी आर है, और इस स्फीयर का सेंटर कहाँ पे है, 0,0 पर है, और इस स्फीयर को हमने अंदर से इस तरह से ऐसे पॉलिश कर दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक स्फेरिकल मिरर बन गया, ठीक है। तो सिचुएशन में क्या दे रखा है कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस कितनी आर है, और इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है,
एक हॉरिजॉन्टल आती हुई रे किस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हो, किस पॉइंट पर आकर टकराए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो एक्स कॉमा वाई, ताकि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए। तो आपको ये वाले कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इन टर्म्स ऑफ आर। ये आपका सवाल है, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो, अगर आप ट्राई करना चाहो तो हमेशा वीडियो पॉज कर लेना, नहीं तो फिर मेरे साथ करना भी, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सवाल को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो सवाल अपने आप ही सॉल्व होगा। जैसा एग्जामिनर आपको बोलता है वैसा वैसा आपको रे डायग्राम बना देना है। अगर आप रे डायग्राम बनाने में सक्सेसफुल हुए तो गारंटी मेरी है कि ये सवाल आपका अपने आप ही हो जाएगा। ध्यान से देखो, हमें क्या बोला गया कि ये वाली इंसिडेंट रे किस कोऑर्डिनेट पर आकर टकराए। तो किस कोऑर्डिनेट पर मतलब क्या, मुझे ये क्या निकालना है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है कि ये x, y की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है सो दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल। एक बात बताओ, वर्टिकल मतलब क्या होता है? वर्टिकल मतलब तो ऊपर होता है ना। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जानी चाहिए, वर्टिकल हो जानी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये वाली रे इस तरह से ऐसे हो जानी चाहिए, यही कहना चाह रहा है ना, ठीक है। एक बात बताओ, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, तो आपको क्या ये बीच में एंगल दिख रहा है क्या? ये एंगल कितना है? तो ये एंगल तो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एकदम बीच में से कौन जाता है, नॉर्मल। एक बात बताओ यार, इस पॉइंट पे क्या आपको नॉर्मल बनाना आता है क्या? हाँ, नॉर्मल बनाना आता है। स्फीयर पे जब भी हम नॉर्मल बनाते हैं वो कहाँ से गुजरता है, सेंटर से गुजरता है। इस बात को बड़ा ध्यान अच्छे से रखना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा, तो ये नॉर्मल पास होगा हमारे सेंटर से पास होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब को सोचो, नॉर्मल तो बिहेव करता है एज एन एंगल बाइसेक्टर। तो ये टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है तो मेरे भाई ये वाला एंगल कितना है? तो आप क्या बोलेंगे, सर ये वाला एंगल तो हमारे पास कितना हुआ, 45 डिग्री। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? अरे ये वाला एंगल भी तो कितना हो गया सर, ये भी तो 45 हो गया, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो आपस में क्या है, पैरेलल है। बीच में ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो सर ये भी 45 डिग्री होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओरिजिन से लेके क्या आपको ये वाली डिस्टेंस पता है क्या? हाँ हाँ, ये डिस्टेंस पता है, कितनी है ये वाली डिस्टेंस, आर। तो ये डिस्टेंस अगर आपके पास आर है तो सोचो कि मुझे अगर मान लो कि ये एक्स कॉमा वाई निकालना है। एक्स कॉमा वाई का क्या मतलब होता है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है, वाली डिस्टेंस है तो क्या होती है, एक्स होती है। तो अगर मुझे एक्स निकालना तो मैं क्या बोलूंगा, आर का ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, आर cos 45, और r का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो r का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r sin 45। तो ये आपका क्या आ गया, r sin 45। तो कुछ सोचो, ये आपका r cos 45 है, ये आपका r sin 45 है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि जो x, y आ गया वो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो वो मेरे पास हो जाएगा क्या, r cos 45 कॉमा कितना हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा मेरे पास क्या, r sin 45। बोलो सही की गलत, सही की गलत, गलत है। गलत कहाँ पे है बेटा, कोऑर्डिनेट का सवाल है तो हमेशा ध्यान रखना कि साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो x वाली वैल्यू होगी, x वाली वैल्यू किस में होनी चाहिए, सर ये x वाली वैल्यू तो नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे साइन का आना चाहिए, नेगेटिव में आना ही चाहिए। तो दिमाग खोल के, कान खोल के अच्छे से सुन लेना कि जब भी कोऑर्डिनेट का सवाल आए तो ये वाली गलती मत करना। ज्यादातर बच्चे ये वाली गलती करेंगे, हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का सवाल है, दिमाग को समझा देना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, -r/√2 कॉमा r/√2। हो सकता है आप में से अभी बहुत सारे लोग हो जिनका r/√2 कॉमा r/√2 आ रहा हो, ठीक है ना, पर आंसर सही में ये है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है, सॉल्व। इसी तरह से अब देखो, एक हमारे पास अगला सवाल है। इस बार क्या लिखा है, ये भी बहुत अच्छा सवाल, क्या लिखा देखो तो, आसान है एकदम। टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो बना लिया करो डायग्राम, जैसा जैसा आपको समझ में आए वैसा वैसा बनाते रहा करो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया क्या, दूसरा प्लेन मिरर हो गया। इन दोनों के बीच में मुझे जो एंगल रखना है, ये एंगल किसके बराबर रखना है, थीटा के बराबर रखना है, थीटा हो गया, ठीक है। A ray is incident on one mirror parallel to second mirror। तो हमने क्या किया, किसी एक मिरर के ऊपर रे डाली इस तरह से ताकि वो सेकंड मिरर के पैरेलल हो। तो जैसे मान लो मैं इस वाले M1 मिरर पे मैं क्या कर रहा हूँ, रे इंसिडेंट करूंगा, और वो इस तरह से करनी है कि वो रे M2 वाले मिरर के पैरेलल हो। तो खुद सोचो, ध्यान से सोचो, तो अगर मैंने इस तरह से ऐसे मान लो कि ये रे बना दी, तो ये वाली रे इसके क्या पैरेलल है। अगर सोचो ये पैरेलल है और ये वाला आपके पास क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, अरे यार ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो क्या होगा, थीटा होगा। तो इतनी तो बात मेरे को समझ में आ गई पहले ही। फिर क्या लिखा है, फाइंड द एंगल थीटा सो दैट आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रे रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ। बहुत बढ़िया बात बोली है उसने। क्या बोला है कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद क्या करनी चाहिए, अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करनी चाहिए। एक बात बताओ यार, ये वाली लाइट यहाँ पे आई, यहाँ पे आके क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन करके किधर जाएगी, बहुत ऑब्वियस है सर, रिफ्लेक्शन करके कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्शन करके ये इधर आएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये रिफ्लेक्शन करके इधर आएगी तो ये वाला एंगल आपको पहले ही पता है क्या, हाँ हाँ सर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये तो मुझे पता है। अब देखो फर्स्ट हो गया, अब ये वाला कौन सा हो गया, ये फर्स्ट हो गया यहाँ पे रिफ्लेक्शन। अब ये कौन सा रिफ्लेक्शन है, सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया, सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहां से टकरा के वापस उसको जाना है, ठीक है। अब ये इस बार M2 मिरर से टकरा गई तो थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए किससे टकराएगी, M1 से टकराएगी। अब कुछ सोचो कि अगर मुझे ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कराना है तो ये M1 मिरर के ऊपर कैसे जाके टकराए,
परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली टकराए तो बताओ कैसे बनाऊं कैसे, फिर इसको कैसे बनाऊं, इधर बनाऊं उधर बनाऊं या सीधा सीधा बना दूं? तो ध्यान से देखो, अगर उसको अपने को क्या करना है, ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से सीधा बनाना पड़ेगा, तभी ये वाला एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, और ये वाली लाइट रे वापस अपने पाथ को इस तरह से ऐसे क्या करेगी, रिट्रेस करके चली जाएगी। तो ध्यान से देखो, मुझे समझ में आ गया यार, ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है थीटा है, ये वाला एंगल भी इधर कितना है 90 डिग्री। अरे भाई ये थीटा ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, अरे ये वाला कितना हो गया, ये वाला हो गया हमारे पास कितना 90 माइनस थीटा। आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रे, अरे इस रिफ्लेक्टेड रे को देखो, रिफ्लेक्टेड रे अगर मिरर के साथ 90 माइनस थीटा बना रही है तो बताओ इंसिडेंट रे मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 माइनस थीटा। सर आपने सिखाया था ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, तो जब ये 90 माइनस थीटा है मेरे भाई तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अरे सर ये भी 90 माइनस थीटा होगा। कभी भी डायग्राम पे मत जाना कि सर हमें तो देखने में ऐसा नहीं लगा, अरे मैं भी टू द स्केल नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो ये 90 माइनस थीटा। अब देखो ये 90 डिग्री ये थीटा, तो क्या आपको ये वाला एंगल नहीं पता क्या बीच में ये वाला एंगल कितना होगा, अरे ये 90 ये थीटा, तो मुझे पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से 90 गया, पीछे बचा 90, उसमें से थीटा चला गया तो पीछे क्या बचा 90 माइनस थीटा, तो मैं क्या बोलूंगा यार ये तो 90 माइनस थीटा हो गया, सही है। अब ध्यान से देखो, ये भी 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, इन तीनों का अगर मैं सम करूं तो सम कितना आना चाहिए, अरे सर सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं बोल सकता हूं कि 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये तीनों ही कितनों के बराबर आ जाना चाहिए, ये आपके पास आ जाना चाहिए होता है 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो ये जोड़ दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 270, ये इधर आएगा 180, पीछे कितना बचेगा 90, और ये थीटा 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 उधर चला गया तो कितना हुआ 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि इस केस में अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री है, और हमने ये रे इस वाले मिरर के पैरेलल इंसिडेंट की ना, तो थर्ड रिफ्लेक्शन बाद ये अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था इन दोनों सवालों से कि अगर आपने सवाल को एक एक अक्षर ढंग से पढ़ के आपने उसका डायग्राम बना लिया, गारंटेड है आपका सवाल होगा ही होगा। ठीक है, बोलो आई होप बात समझ में आ गई होगी। नोट करना इंपॉर्टेंट है दोनों सवाल, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करना चाहते हैं डेविएशन के बारे में। क्या होता है डेविएशन? यस, डेविएशन मतलब होता है कि कोई अपने पाथ से कितना घूम जाए, उसे हम लोग कहते हैं क्या, डेविएशन। या फिर बोलो कि the angle by which a light ray gets deviated from its path is known as deviation. The angle by which a light ray gets deviated from its path is known as deviation. ठीक है, सबको पता है? ठीक। अब सबसे पहले मान लो कि हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा होता, तो मान लो कि अगर मान लो कि मेरे पास क्या होता, केवल एक रिफ्लेक्शन होता, तो उस केस में आपको बताना है कि डेविएशन कितना होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है ना। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये मिरर है, तो मान लो कि इस तरह से हमारे पास एक ये मिरर है, इस मिरर के ऊपर मान लो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ये लाइट रे इंसिडेंट कराई, इस लाइट रे का मान लो कि इंसिडेंस हमने कितना रखा, आई रखा, तो ये हमने नॉर्मल बना दिया, तो इसका इंसिडेंस एंगल मान लो कि हमने कितना रखा हुआ है, आई रखा हुआ है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा इस केस में, इस रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन कितना हो जाएगा, बता सकते हैं क्या? एग्जैक्टली बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया होगा अब तक, तो कितना आंसर आएगा? यस, आंसर कितना आएगा? 180 माइनस 2i, एकदम सही है। मैं क्या बोलूंगा कि यार ये वाला लाइट रे यहाँ पे आई, ये वाला लाइट रे यहाँ पे आके क्या करेगी, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन करेगी, तो रिफ्लेक्शन करेगी तो ये वाला लाइट रे वापस किधर चली जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे सर ये वाला लाइट रे इधर चली जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये इंसिडेंस एंगल एंगल अगर आपका आई है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा आपका, ये आई ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं डेविएशन, डेविएशन मतलब क्या होता है कि अगर ये जो लाइट रे आ रही है, अगर इसको कुछ नहीं होता तो ये लाइट रे कैसे आती है, तो आप क्या बोलते हैं ये वाला लाइट रे इस तरह से ऐसे सीधी सीधी जाती है, पर इसको क्या हुआ, इसको रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट रे यहाँ से आ गई, ये वाला लाइट रे यहाँ से इधर आ गई, तो ये लाइट रे यहाँ से इधर आ गई, तो मैं क्या पूछूंगा कि यही वाला हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये डेविएशन कितना हुआ ये देखते हैं। मैं क्या बोलूंगा पूरा एंगल कितना था 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये वाला एंगल कितना है 2i, तो 180 में से 2i चला गया तो पीछे कितना बचा, हाँ तो आप क्या बोलेंगे कि 2i चला गया तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया क्या 180 माइनस क्या 2i, ये हमारे पास गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डेविएशन हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन का फॉर्मूला आता है वो आता है मेरे पास क्या 180 माइनस 2i। बोलो कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक। अच्छा अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच में मान लो मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो ये वाला मान लो कि हमारे पास इंसिडेंस एंगल है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे डेविएशन एंगल है। अगर मान लो मुझे इन दोनों में ग्राफ बनाना है तो बता सकते हो ये ग्राफ कैसा बनने वाला है? यस एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया होगा कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनेगा आपके पास क्या, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे? ध्यान से देखो, जो अपने पास क्या होता है यहाँ पे लिखा होता है, तो y एक्सिस में मैंने क्या लिखा हुआ है, डेल लिखा हुआ है, तो आप क्या करो इक्वेशन में जाओ और इक्वेशन में डेल की जगह क्या लिख के आ जाओ, y लिख के आ जाओ। तो ध्यान से देखो इक्वेशन में गए और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया।
ये आपके कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो आई की जगह जाकर इक्वेशन में क्या लिख दो, एक्स लिख दो। तो ध्यान से देखो, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह अगर मैं एक्स लिख दूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस कितना हो गया, 2x हो गया। तो x की हाईएस्ट पावर भी 1 है और y की हाईएस्ट पावर भी 1 है। जब दोनों की हाईएस्ट पावर 1 1 होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और इसका ये जो आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है, इंटरसेप्ट कितना है, प्लस 180, स्लोप कितनी दिख रही है, -2। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये तो इंटरसेप्ट प्लस 180 मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पे 180 हो गया और ये हमारे पास स्लोप -2 है, मतलब ये आपका क्या होगा, इस तरह से होगा। तो ये हमारे पास स्लोप हो गया -2 हो गया, इंटरसेप्ट 180 था, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ क्या, 0,180 होगा ये वाला कोऑर्डिनेट। बोलो कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये वाली बात तो मेरे समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी ग्राफ के बारे में बात हो गई। अब मैं एक और बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। चलो ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरह से एक ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के ऊपर मान लो कि हम लोगों ने एक ये लाइट रे इंसिडेंट की, ठीक है। इस लाइट रे का मान लो कि मैंने इंसिडेंस एंगल कितना रखा, ये इंसिडेंस एंगल रखा मैंने क्या, 30 डिग्री रखा। अब मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ कि डेविएशन कितना होगा, तो भाई मैं क्या बोलूंगा, एक तरीका तो फॉर्मूले से यूज करो और एक तरीका यहीं पर सॉल्व कर लो यार। ये वाला लाइट रे यहाँ पे आके क्या करेगी सर, ये वाला लाइट रे यहाँ पे आके रिफ्लेक्शन करेगी, तो रिफ्लेक्शन करके वाला लाइट रे कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। तो इधर जाएगी तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब मुझे बताना है डेविएशन। मैं क्या कहता कि अगर इस लाइट रे को कुछ नहीं होता, इसको कुछ नहीं होता, तो ये वाली कैसे आती, तो आप क्या कहते हैं यार ये वाली सीधी 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 जाती, पर इसको क्या हुआ, इसको रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये वाला लाइट रे यहाँ से आ गई, यहाँ से वाला लाइट रे इधर आ गई, ठीक है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, पूरा कितना था 180 डिग्री, 180 डिग्री में से ये वाला कितना चला गया, 60 डिग्री चला गया, तो पीछे कितना बचा 120 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि यार इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा 120 डिग्री। अब ध्यान से देखो ये 120 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला इस तरह से रे चली गई ना, तो ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, यस दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। तो मैं क्या बोलूंगा यार ये तो हमारे पास क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, ठीक है। ये वाली बात मैंने बोली। मान लो क्लास में एक बच्चा था, उसने क्या बोला कि सर ये वाली लाइट इस तरह से जा रही थी जा रही थी जा रही थी, टकराई, टकरा के सर ये वाली लाइट ऐसे घूमी, लो ये वाली लाइट ऐसे घूमी ऐसे घूमी ऐसे घूमी और घूम के ऐसे चली गई। तो वो बच्चा बोलेगा कि सर क्या मैं ये वाला डेविएशन नहीं बोल सकता, ऑफ कोर्स वो बच्चा क्या कर सकता है, इसको भी क्या बोल सकता है, डेविएशन बोल सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेगा कि देखो सर पूरा होता है कितना 360 होता है, उसमें से आपका ये वाला 120 चला गया तो पीछे कितना बचा 240। तो वो बच्चा बोलेगा सर मेरे लिए डेविएशन कितना हुआ 240 और मेरे लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो वो बच्चा बोल सकता है कि सर इसी सवाल का आंसर क्या हो सकता है 240 डिग्री बी हो सकता है और ये डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज होगी। कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बातें क्या है एक जैसी है। मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रहा था यहाँ से कि अगर मान लो कि मैं डेविएशन बोलता हूँ, आपके पास क्या है थीटा है कोई डायरेक्शन में, तो एक बात ध्यान रखना, एक उसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है 360 माइनस थीटा भी हो सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो 360 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास अगला आंसर भी आ जाएगा, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। बोलो बात समझ आई ये वाली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सिंगल रिफ्लेक्शन की कहानी तो समझ में आती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास कितने रिफ्लेक्शन हो रहे होते हैं, 2 रिफ्लेक्शन हो रहे होते हैं, तो क्या होता उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखो क्या होता। तो मैं क्या कह रहा कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह से एक प्लेन मिरर है, इस तरह से मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दूसरा प्लेन मिरर है। इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में मान लो कि जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा है। और हमने क्या किया कि इस वाले प्लेन मिरर के ऊपर मान लो कि एक हमने ये लाइट रे इंसिडेंट की, जिसका इंसिडेंस एंगल हमने कितना रखा, ये वाला हमने रखा क्या आई रखा, ठीक है। तो ये आई एंगल रखा। अब आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ कि 2 रिफ्लेक्शन बाद डेविएशन क्या होगा, तो भाई ठीक है ना, ये वाला लाइट रे यहाँ पे आके क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी, तो रिफ्लेक्शन करके वाला लाइट रे इधर जाएगी, इधर जाके अब टकराएगी, तो फिर बाद में किधर जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे इधर चली जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन हो गया और बाहर चली गई। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेविएशन कितना आता है, तो डेविएशन आता है हमारे पास क्या 2 थीटा। आपको सोचो अगर मैंने डेविएशन 2 थीटा बोला तो आप क्या बोल सकते हो कि सर इसका एक दूसरा आंसर भी क्या हो सकता है, दूसरा आंसर हो सकता है क्या 360 माइनस 2 थीटा। तो आप क्या बोलेंगे कि डेविएशन हमारे पास क्या आता है 2 थीटा आता है, या फिर हमारे पास क्या आता है 360 माइनस 2 थीटा आता है, ठीक है। बोल बात समझ में आ गई। हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या बात नोटिस करते हैं, एक बात हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं कि 2 रिफ्लेक्शन के टाइम 2 रिफ्लेक्शन से जो डेविएशन आता है वो इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड करता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि आप इंसिडेंस एंगल की कोई भी वैल्यू रख दो, इस कॉम्बिनेशन के लिए 2 रिफ्लेक्शन बाय डेविएशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो एक बात नोट कर लेना, आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना कि आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन द डेविएशन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंसिडेंस एंगल। ये बहुत बड़ी बात है, इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर ये 2 थीटा है और या फिर 360 माइनस 2 थीटा है, आपने सर डायरेक्शन नहीं बताई, डायरेक्शन भी बताओ। डायरेक्शन बताने का आसान सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि जिस मिरर पे लाइट रे पहले टकराती है उसका नाम क्या दे देना, M1। क्या नाम दे देना, M1। अभी जैसे लाइट रे इससे टकरा रही है पहले, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया क्या M1 नाम दे दिया। तो दूसरा वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा, ठीक है।
M1 से M2 की तरफ अंगुलियां घुमा देना, वो डायरेक्शन होगी। तो अभी मैं क्या बोलूंगा, ये M1 है, ये M2 है, डायरेक्शन के लिए अंगुलियां घुमा दो। तो यहाँ से M1 से अंगुलियां घुमा दी, किधर घुमी, ऐसे घुमी ना, तो इधर घुमी, तो आप क्या बोलेंगे कि M1 से M2 घूम गई, तो ये वाली डायरेक्शन क्या आई, आपके पास क्या एंटी क्लॉकवाइज आई। तो ये जो 2 थीटा आंसर होता है, 10 2 थीटा इज करस्पॉन्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, एंटी क्लॉकवाइज के करस्पॉन्डिंग होता है। आई बात समझ में। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 2 मिरर है, एक मिरर हमारे पास क्या है, ये वाला है, और एक मिरर मान लो कि हमारे पास क्या है, ये वाला है। ठीक है, इन दोनों मिरर के बीच में मान लो कि जो एंगल है, वो एंगल आपके पास कितना है, 50 डिग्री इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल है। और मान लो कि एक लाइट रे मैंने यहाँ पे इस तरह से ऐसे इंसिडेंट कराई। ठीक है, इस लाइट रे का जो इंसिडेंस एंगल है, वो मान लो हमारे पास कितना है, वो इंसिडेंस एंगल हमारे पास है 25 डिग्री। तो मान लो कि हमारे पास है 25 डिग्री इंसिडेंस एंगल है। तो मुझे एक बात बताओ कि 2 रिफ्लेक्शन बाद डेविएशन कितना होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं अब तक आंसर बोल चुका हूं। कितना आंसर होगा बता सकते हो क्या? यस, आंसर कितना होगा, 2 थीटा। तो सर थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, 50, तो 2 × 50 कितना, 100 डिग्री। तो आंसर हो गया 100 डिग्री। डायरेक्शन बता सकते हो क्या? हाँ सर, इस वाले पे टकराना है, तो इसको बोलूंगा M1, इसको बोलूंगा M2। M1 से M2 घुमाया, तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई? सर ये आंसर आ गया, ये डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो सर आंसर आएगा 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। खत्म। अब मान लो किसी बच्चे को पूरा प्रूव करके दिखाना है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, एक बार प्रूव करता हूँ आपको। ठीक है ना, इसको समझने के लिए आपको बचपन की बेसिक ज्योमेट्री की जरूरत है, मतलब सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, वो वाली चीज की जरूरत है। ठीक है ना, तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि यार ये वाली लाइट आई 25 डिग्री पे आई, टकराई, तो वापस कितना एंगल पे जाएगी? अरे रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्लेक्शन करेगी तो रिफ्लेक्ट हो गए, वापस कितना एंगल पे जाएगी? सर ये वाली वापस जाएगी क्या, 25 डिग्री पे जाएगी। ठीक है ना, हो गया बात। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये वाला लाइट रे यहाँ पे आके सेकंड रिफ्लेक्शन करेगी, तो नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, खुद सोचो नॉर्मल ऐसे बनेगा। अब मुझे ये एंगल निकालना है, अब ये एंगल कैसे निकालूं? अगर मेरे पास ये एंगल हो जाता तो मैं क्या कहता कि यार 90 में से ये वाला एंगल निकाल देता, तो ये मेरे पास अपने आप ये वाला एंगल आता। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये एंगल कैसे निकालूंगा। मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखो, ये हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल पूरा हो गया। ट्रायंगल पूरा हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल होता है हमारे पास क्या, 90 डिग्री होता है। ये एंगल हमारे पास होता है 90 डिग्री, ये हमारे पास कितना है 25 डिग्री। तो 90 + 25, तो ये टोटल कितना हो गया, 90 + 25 कितना होता है भैया, 115 है ना, तो 115। तो 115 + 50 करो, कितना होता है 165। तो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, अगर आपके 180 उसमें से 165 डिग्री यहाँ पे है, तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 15 डिग्री, तो ये आएगा 15 डिग्री। ये 15 डिग्री है, तो ये आपका कितना जाएगा, आएगा 75 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 गया। तो ये लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगी, और ये वाला एंगल अपने आप आपका कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपका क्या, 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो मुझे क्या निकालना है, डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन ये हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन ये हो गया, करवा दिए। अब देखो पहले रिफ्लेक्शन बाद डेविएशन क्या है। मैं क्या बोलूंगा कि अगर मान लो कि इस लाइट रे को कुछ नहीं होता, तो ये लाइट रे कैसे आती, सीधी 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 जाती। ठीक है, पर ये कहां से कहां आ गई है, यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो यार, पूरा एंगल कितना होता, पूरा एंगल होता आपके पास कितना, 180 डिग्री होता। उस 180 डिग्री में से ये 25 मतलब 50 डिग्री निकाल दो, पीछे कितना बचा, 130 डिग्री बचा। तो 130 डिग्री कौन से डायरेक्शन में, अरे ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, तो ये कौन से डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज हुई। तो मैं क्या बोलूंगा, del1 की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिग्री, और ये डायरेक्शन क्या आ गई, ये डायरेक्शन आ गई मेरे पास क्या, एंटी क्लॉकवाइज आ गई। ठीक है, इसी तरह से del2 के बारे में सोचो, अगर इस रे को कुछ नहीं होता तो ये सीधी सीधी जाती, पर इसको क्या हुआ, इसको रिफ्लेक्शन हुआ, ये यहाँ से आ गई ना। तो ध्यान से देखो टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इस 180 डिग्री में से मैंने क्या किया, 75 मतलब क्या 150 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर मैंने ये 150 डिग्री निकाल दिया, तो पीछे कितना बचा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की डायरेक्शन क्या, ये आपके पास क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। तो मैं क्या बोलूंगा कि del2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो ओहो यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया 130। ठीक है ना, तो del2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हो जाएगी आपके पास क्या 30 डिग्री, और ये हमारे पास क्या हो गया 30 डिग्री क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है ना, बोलो कोई डाउट इसमें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बताओ, नेट डेविएशन के लिए दोनों को जोड़ोगे घटाओगे, घटाना पड़ेगा ऑफ कोर्स है। तो ये 130 में से 30 गया, तो पीछे कितना बचा 100 डिग्री, और ये वाला कौन सा था, एंटी क्लॉकवाइज था ना। तो देखो आंसर क्या आया, आंसर आया आपके पास क्या 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। भैया आपने सवाल शुरू करने से पहले बोला था आंसर, आई बात समझ में। ठीक है, बहुत बढ़िया आसान ट्रिक बताई है ये आपको मैंने। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, सवाल हो जाएगा। इसी तरह से मान लो कि सर, अब मान लो कोई बच्चा बोले कि सर अगर मान लो कि मेरे पास क्या हो 3 रिफ्लेक्शन का सवाल हो, तो क्या करूं। अरे कुछ नहीं, अगर 3 रिफ्लेक्शन का सवाल हो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले del1 निकालना पड़ेगा, del2 निकालना पड़ेगा, del3 निकालना पड़ेगा। सारे डेविएशन निकालोगे, अगर सेम डायरेक्शन में तो जोड़ना, अपोजिट है तो घटा देना। तो आपको उस समय ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ योर ज्योमेट्री। बोलो कोई डाउट इसमें। ठीक है, तो आई होप ये आपको डेविएशन समझ में आ गया होगा। हमने पूरी की पूरी डेविएशन बारे में चर्चा कर ली इसमें। ठीक है ना, प्लेन मेर में डेविएशन खत्म, नोट कर सकते हो आप इसे।